अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं आपका मेज़बान राव करामत सनागर और आप देख रहे हैं लाइव शो रोशन पाकिस्तान और मेरे साथ मौजूद है मेरी को होस्ट फाइजा कामरान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम तमाम नाज़रीन को और एक मरतबा फिर खुशामदीद रोशन पाकिस्तान के सेट से। संडे आ गया है और हम फिर आ गए हैं और आप लोग यकीनन टीवी के स्क्रीन के सामने हैं, हमारे साथ हैं और हमारा शो एंजॉय कर रहे हैं। और जनाब कराची का मौसम जैसा कि बहुत अच्छा है काफ़ी दिनों से और अल्लाह ताला ने तो रहमत बरसाई है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे लिए जहमत भी बन जाती है। इस बारे में भी आज हम बात करेंगे। अच्छा भी है और कुछ खतरनाक भी रहा है। और बताता चलूं कि हमारे शो में जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात यहाँ पर हमारी मेहमान होती हैं और हम उनसे गुफ्तगू करते हैं, कुछ उनकी फील्ड के हवाले से और कुछ जो हमारी समाजी मसाइल हैं उनके हवाले से। और आज के जो पहले मेहमान है उनका तारुफ जो है फाइजा कामरान करवाएंगी। बिल्कुल, हमारे साथ हमेशा की तरह रेहान उद्दीन सिद्दीकी इलाहाबादी साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? ठीक है। कैसे आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। आपको भी खुशामदीद कहते हैं। आप तो हमारे शो का माशाल्लाह मुस्तकिल हिस्सा बन चुके हैं और आपके साथ मौजूद हैं डॉक्टर तारिक नदीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब जो हैं वो जनरल फिजिशियन हैं। आपको भी बहुत खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया कि आज आप छुट्टी के दिन जल्दी घर से यकीनन निकले होंगे हमारे शो में शिरकत करने के लिए और कराची के ट्रैफिक को अबूर करते हुए यहाँ तक पहुँचे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका भी इनवाइट किया आपने। और आपके साथ मौजूद हैं इंजीनियर सैयद नदीम अहमद साहब जो कि माहिर माशियात हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आपको भी हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत खुश आमदीद। और आपके साथ मौजूद हैं जुबैर आलम सिद्दीकी साहब जो कि चेयरमैन जेड आलम बिजनेस ग्रुप, CEO मदनी रजा ट्रेडर्स और CEO अजवा ट्रेवल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं जुबैर भाई? अल्लाह करम। खैरियत से हैं? आपको भी बहुत बहुत खुश आमदीद। माशाल्लाह आज बड़े खुश लग रहे हैं, मौसम का असर है। माशाल्लाह मैं अल्लाह की रहमत से अभी उम्र से आया हूँ कल। अरे वाह वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। फिर तो खुशी बनती है माशाल्लाह। आपने हमारे लिए दुआ की, हमें दुआ में याद रखा। मैं तमाम लोगों के लिए दुआ करता हूँ माशाल्लाह से। बहुत शुक्रिया। रोज़ा रसूल पे भी जाता हूं तो जिन जिन लोगों ने सलाम के लिए कहा है सबकी तरफ से सलाम के पेश करता हूं। अल्लाह ताला से दुआ करूंगा अल्लाह ताला हम सबको भी और देखने वाले तमाम नाज़रीन को भी बार बार मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा की बात अब हाज़िर नसीब फरमाए। इसी के साथ ही मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा और तमाम सऊदी अरब में रहने वाले और मुत्तहिदा अरब इमारात में रहने वाले तमाम नाज़रीन को यकुम रबीउल अव्वल बहुत बहुत मुबारक हो। और चलते हैं गुफ्तगू की जानिब। और आज की जो पहली मेहमान शख्सियत है रेहान भाई, उनसे मैं सवाल करना चाहूँगा कि ये जो गुज़िश्ता दिनों बारिशों का सिलसिला रहा है और देखा गया है कि हमारी शुमाली इलाका जात में भी जिस तरह से डिज़ास्टर की जो सूरत हाल रही है और कराची में भी जिस तरह से एक कह लें कि एक छोटे सैलाब की सूरत हाल रही है और उसके बाद जो नुकसानात हुए हैं, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखिए आपने बहुत अच्छा सवाल किया है भाई कि सैलाब जो दूसरे शहरों में आया तो उसकी अगर बुनियादी वजह देखा जाए तो ये खुदा ही की तरफ से सारी चीज़ें आती हैं। उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि वहाँ कौन कौन से अमल हो रहे थे। इसलिए कि मेरे एक दोस्त हैं आमिर भाई, तो वो भी मुझे कुछ बता रहे थे वहाँ के बारे में कि वहाँ किस किस्म के काम होते हैं और किस किस्म की चीज़ों को लोग इस्तेमाल करते हैं। ये मैं बंद लफ्ज़ों में कह रहा हूँ, आप समझ रहे होंगे मेरी बात का मतलब। तो जब ऐसे काम उन शहरों में होंगे तो वो शहर तबाही की तरफ ही जाएगा। और रही बात हमारे कराची की, तो बारिश तो हमेशा जब भी आई है तो पानी रोडों पे हुआ है और इस दफ़ा भी ऐसा ही हुआ, मगर आवाम शायद ये समझ रही है कि शायद मतलब ये किसी हुकूमत की ज़िम्मेदारी थी या हुकूमत की नाअहली थी। पानी ख़त्म भी हुआ, मैंने ख़ुद भी शहर से निकल के देखा, पानी बिल्कुल भरा। इतना हुआ कि बहुत सी गाड़ियाँ, कईयों गाड़ियाँ रोडों पे बंद रहीं, मोटरसाइकिलें, बहुत सारी लोग डिस्टर्ब हुए, पैदल लोगों ने सफ़र किया, मगर 2 घंटे बाद वो रोड बिल्कुल क्लीन हुए हैं। इसमें अगर आप मुर्तज़ा वहाब को क्रेडिट दें तो भी बेहतर है और ना दें वो आपकी मर्ज़ी है, मगर रोड साफ़ हो गए थे। ठीक, मगर जो रोड के हालात हैं जो टूटे हुए, वो भी मुर्तज़ा वहाब को चाहिए कि उस तरफ भी ज़रा सी नजर सानी करें। नहीं, वो क्रेडिट तो बिल्कुल लेना पड़ेगा ना, रोड तो तमाम टूट गया। अच्छा, जो बारिश अभी गुजरी उसके बाद जो रोड बने थे बारिश से पहले, कुछ रोड जो बने थे कुछ वो बिल्कुल उखड़ गए और बिल्कुल बैठ गए। यानी कि आपने बिल्कुल नाकस माल इस्तेमाल किया, उसके अंदर जितना भी मटेरियल था वो सब 2 नंबर इस्तेमाल किया, इसी वजह से ये हालात। लेकिन वो तो पिछले कई दिनों से 2-3 दिन से मैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में देख रही हूँ और आप लोग भी देख रहे होंगे, वो तो सारा का सारा ब्लेम जो है वो जमात इस्लामी और दूसरी तंजीमों की। देखिए असल वजह, देखिए वो जो ब्लेम दे रहे हैं उसकी वजह ये कि 9 इश्यूज जो हैं वो जमात इस्लामी के पास हैं।
बकाया जो बकी हुई है वो इनके पास हैं, जितने भी पोस्ट इलाके हैं वो इनके पास हैं, जो निचले इलाके हैं वो सारे जमात इस्लामी के पास हैं। तो जमात इस्लामी का भी कसूर है। असल में हम आप पर और आप हम पर जिम्मेदारी आयद कर रहे हैं इस टाइम, इसी वजह से हमारे शहर का हाल है। जमात इस्लामी कह रही है पीपल्स पार्टी के लिए, पीपल्स पार्टी कह रही है जमात इस्लामी। आवाम की नजर पे कोई नहीं है कि जब भी मुल्क में कोई डिजास्टर आता है, कुछ होता है, तो यही होता है कि तमाम जो पार्टीज हैं वो एक दूसरे पे ब्लेम गेम खेलना शुरू हो जाती हैं। मैं तो ये सोचती हूँ कि मतलब मैं बचपन से यही तमाम चीजें देखती हुई आ रही हूँ, क्या कभी ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान में कोई आफत आए और तमाम पार्टीज मिलकर एक पेज पर आकर आवाम की खिदमत करें या उनके लिए कुछ सोचें? या हमेशा ऐसा ही होता रहेगा कि बारिशें आएंगी, सैलाब आएंगे, जलजले आएंगे, तूफान आएंगे और सारी पार्टीज एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करती रहेंगी? इंशाल्लाह फायदा साहब आप देखिएगा कि 2027 के बाद पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा, आप ये खुद देखिएगा। इंशाल्लाह ये उम्मीद की जा सकती है, जो कि हम बचपन से कर रहे हैं। बिल्कुल देखिए, आप ये बात भी नोट कीजिए। आपने सुना होगा पिछले प्रोग्राम में एक साहब आए थे हमारे, उन्होंने कहा था कि 70 साल से तमाम सियासतदान खा रहे हैं। बिल्कुल मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ, मगर आप ये देखेंगे 70 साल खाने के बावजूद भी आज भी उसे खा रहे हैं, मगर पाकिस्तान जूं का जूं वहीं खड़ा है जहाँ था। क्यों? कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और हम कलमे के नाम पे हमें इस बुनियाद रखी पाकिस्तान की। पाकिस्तान को तबाह होना तो नामुमकिन सी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, चाहे जितना भी खा लें, इसका हिसाब इनको देना है। वक्त आएगा तो ये इनका हिसाब जरूर देंगे, जो भी सियासतदान है और जो इक़्तिदार में उस जगह पर। बिल्कुल ऐसा ही है। चलते हैं डॉक्टर साहब की जानिब। डॉक्टर साहब आपसे गुफ्तगू तो काफ़ी करनी है, लेकिन उससे पहले एक सवाल अभी अचानक मेरे जहन में आया। आप इंजीनियर भी बन सकते थे, आप पायलट भी बन सकते थे, डॉक्टर ही क्यों बने? ये बचपन का शौक था या घर वालों की तरफ से प्रेशर था? नहीं जी, वालिदैन की तरफ से प्रेशर कहा जा सकता है, क्योंकि देखें जो जिस दौर के हम लोग हैं उस ज़माने में फैमिली ही डिसाइड करती थी व्हाट टू डू। बिल्कुल ऐसा ही। तो मेरे मदर और फादर की ख्वाहिश थी, मेरे मतलब सिस्टर थी, उनकी बड़ी ख्वाहिश थी, उसके अंदर फिर रिश्तेदारी आ जाती कि हमारे एक अजीज थे, उनके 2 बेटे डॉक्टर थे, मेरे भाई भी डॉक्टर हैं, मैं भी डॉक्टर हूँ। तो उन्होंने कहा उनके 2 डॉक्टर तो हमारे घर में भी 2 डॉक्टर। वाह वाह, सेम स्टोरी हो गई। मुझे डॉक्टर बनने का शौक था, चूंकि वालिद साहब के जो बेस्ट फ्रेंड थे वो अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहते थे, तो मुझे भी इंजीनियर बना दिया। लेकिन ये प्रेशर तो मेरे ख्याल से अच्छा है। इस प्रेशर ने माशाल्लाह से आप लोगों को नाम दिया, तालीम दी और आपको किसी मकाम पर पहुंचा दिया। नहीं जी, देखें ये तो मैं समझता दुनिया का सबसे बेस्ट पेशा ही मेडिकल है, डॉक्टरी है, क्योंकि इसमें आप आखिरी दम तक लोगों की खिदमत कर सकते हैं। बिल्कुल और लोगों की खिदमत करना ही इंसानियत की महराज होती है। अगर हम देखें सोचें, इसी जो भी बात हो रही थी बारिश की भी, इसमें लोगों ने देखें पानी आना बारिश में एक नेचुरल चीज़ थी। पानी आए भी, खराब भी हुआ, लोग परेशान भी हुए, बट लोग हेल्पलेस थे, ये बड़ी प्रॉब्लम। कोई रेस्क्यू कहीं नजर, मैं खुद विक्टिम हूँ, मैं 2 बजे से फंसा हुआ, रात को 12 बजे घर पहुंचा। तो अब उसमें सारी चीज़ वहाँ के लोगों के जो ये बेयारो मददगार रोडों पे थे, सिर्फ उससे बहुत दुख हुआ कि देखें कुछ ना कुछ गवर्नमेंट की तरफ से इनकी दाद रसी फौरी इक़दाम। बिल्कुल, इवन के बच्चे जो स्कूल के थे, जो स्कूल के लिए निकल चुके थे घरों से, तो वो रात के 1-1, 2-2 बजे घर पहुंचे हैं और उनके साथ कोई उनके माँ बाप नहीं थे और वो शुक्र कर रहे हैं कि हम घर पहुंच गए। देखें मैंने अपनी आंखों से देखा कि एक लेडीज ने 2 बच्चे उठाए हुए, एक इस गोद में, एक इस गोद में, कंधे पे बच्चों का बैग है और मोटरसाइकिल पे उनके मियाँ ने मोटरसाइकिल पकड़ी हुई और कमर तक पानी में वो चल रहे हैं। आप देखें अचानक कोई खड्डा आता है, स्लिप भी होती है तो पूरे पानी के अंदर। मैं देख के मुझे हिम्मत हुई कि ये चल रहा तो हुआ है। ऐसी वीडियोज आई हैं कि वो खवातीन जो है वो पूरी पानी में गिर गई, नौमौलूद बच्चों के साथ। बहुत मुश्किल थी। बिल्कुल ऐसे। तो वहीं पर रेस्क्यू याद आ रहा था कि कोई ना कोई इदारा ऐसा जरूर होना चाहिए कि लोगों की दाद रसी ऐसे मौके पर। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, बारिश में मजे से बच्चे नहा तो लिए खूब, अब उसके बाद शिकायत आ रही है कि नज़ला, बुखार, तो इसके लिए क्या एहतियाती तदाबीर? कुछ देखें, इस दफ़ा जो बारिश हुई है इसमें तकरीबन हर इलाके में, सिर्फ शाहरा फैसल पे नहीं, हर इलाके को आप नज़र डालेंगे तो हर जगह पानी काफ़ी घुटनों तक तो तकरीबन हर जगह ही था। डिफेंस क्लिफ्टन में तो 4 फीट से भी ज़्यादा पानी खड़ा हुआ था। अब उस पानी में आप ये कहेंगे वो बारिश का पानी नहीं, उसमें गटर का पानी मिक्स हुआ था। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अब जो हमें आएंगी वो स्किन की होंगी। ठीक है। उसके बाद जो सीजन वेरिएशन आती है, वायरल इन्फेक्शन थ्रोट का है, वो तो डेफिनेटली है और शुरू हो चुका है, बट स्किन डिजीज बहुत ज़्यादा सफ़र करेंगे, हो चुके हैं, मेरे पास आना शुरू हो। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, तो इस सीज़न में क्या क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए? देखें, बारिश रेनी सीजन में सबसे पहले आपको सफाई का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है। अब जैसी कंडीशन आपने देखी है बारिश में, उसमें लोग घर पे पहुंचे तो लाइट नहीं है बारिश में और पानी की मोटर बंद है, तो पानी आप नहा भी नहीं सकते। तो बहुत सारे इश्यूज मिलजुल के आ जाते हैं जिसमें हम फेस कर रहे हैं सब लोग ही उस चीज़ को। तो अगर आप उसके अंदर हाइजीन का ख्याल करेंगे कि आप कोई चीज़ उल्टी सीधी इधर से लेकर नहीं खाएं, ठेले वगैरह से चीज़ें खरीद के नहीं खाएं, छाबड़ी वाले आते हैं उनसे चीज़ें ना लें। अगर आप सिर्फ घर का फूड और वो भी आप फ्रेश बनाएं और खा लें, छोड़े नहीं,
फ्रिज अच्छा। में आइटम वगैरह रखते हैं, फिर यहाँ फर्ज करने पड़ा रहता है ओपन, वहीं से स्टार्ट हो जाता है वायरल इन्फेक्शन। होना तो है हर एक को, तकरीबन मेरे ख्याल में 90% लोगों को हो जाता है। स्किन के लिए कैसे क्योर करें डॉक्टर साहब? क्योंकि देखिए स्किन की अभी जब बात आई तो मुझे याद आया, मेरे वालिद साहब को भी आज ही वो सुबह मुझे पाँव दिखा रहे थे कि उनके पाँव में फंगस हो गया है, क्योंकि वो बार बार बाहर निकलते हैं, नमाज पढ़ने भी जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं पाँव गीला हो जाता है। देखिए उसके लिए ऐसा है कि अगर आप चेस्ट इन्फेक्शन से, वायरस से बचना चाह रहे हैं तो सबसे बेस्ट प्रोटेक्शन आप मास्क यूज करें। मास्क यूज करें, ठीक है, इसलिए कि पोल्यूशन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड की हो चुकी है। और फिर दूसरी चीज़, बाहर के खाने अवॉइड करें। बिल्कुल, आप घर का खाना लें, और खाना जैसे हम कहते हैं ना, मौसम चेंज होता है हमारी भूख बढ़ जाती है थोड़ी सी। इस सीज़न में हमें मौसम भी अच्छा है, अच्छा सब चीज़ें तो हम ज़्यादा खा लेते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब घर का खाना कैसे खाएं? गैस तो है नहीं घर में। तो उधर भी मुश्किल है, गैस नहीं आ रही है, मियां सिलेंडर भरवा के ले आते हैं ना मसला। हाँ ज़बरदस्त, ये अच्छा हल बताया। चलते हैं इंजीनियर सैयद नदीम अहमद साहब की जानिब। अच्छा, आप माशाल्लाह से इंजीनियर हैं, बराबर में डॉक्टर है, तो ये माहिर मईशियात इकनॉमिक्स की तरफ चले गए आप इंजीनियर की डिग्री लेने के बाद? वो ये वो कि मेरे वालिद साहब जो हैं वो माशा से ताल्लुक़ रहा उनका, बैंकर हैं, तो यहाँ भी फैमिली सिस्टम कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहा है। तो माशा से मेरा इसमें लगाव रहा है शुरू से ही। ठीक, अच्छा तो, जी कंटिन्यू करें। तो मैंने एक किताब लिखी है, द न्यू इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर, माशाल्लाह, जो अमेज़न ने पब्लिश की है। हाँ, अमेज़न ने पब्लिश की है, और उसमें अगर आप सर्च करेंगे तो नदीम अहमद ऑथर, NADIM से सर्च करेंगे, नदीम अहमद, तो किताब मौजूद है। और वो किताब जो है बड़ी रेवोल्यूशनरी है। मतलब अगर ये निज़ाम नाफिज किया जाए पाकिस्तान में, तो कहीं भी दुनिया में तो इकोनॉमिक जी मैं यही चाहता हूँ कि हमारे नाज़रीन को बताएं, जो नया आप माशी निज़ाम लेकर आए वो क्या है, जिसके ज़रिए जो है आप कहते हैं कि जराइम का खात्मा हो जाएगा, जिस तरह से कैश के जो जराइम होते हैं, हाँ, वो क्या है नया सिस्टम? हाँ, ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा सा मुझे टाइम भी चाहिए होगा इसमें। देखें, सबसे पहली चीज़ हमें ये समझनी होगी कि जो इकोनॉमी होती है उसके दो सेक्टर्स होते हैं, एक प्रोडक्शन सेक्टर होता है, एक सर्विस सेक्टर होता है। सर्विस सेक्टर जो होता है वो इकोनॉमी नहीं होती, इकोनॉमी पर बोझ होती है। असल जो इकोनॉमी होती है वो प्रोडक्शन सेक्टर होती है। अच्छा, करेंसी का मकसद ये होता है एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड एफर्ट्स। तो आप ट्रिलियंस ऑफ डॉलर भी छाप देंगे तो मुल्क तरक्की नहीं करेगा, वहाँ इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। ठीक है ना? तो जिस तरह हम करेंसी को इस्तेमाल कर रहे हैं प्रोडक्शन और सर्विसेज के एक्सचेंज के लिए, उसी तरह हम इस करेंसी को इस्तेमाल अगर करें प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, तो प्रोडक्शन जैसे जैसे बढ़ेगी और उसके हिसाब से करेंसी की तादाद भी बढ़ेगी, तो इन्फ्लेशन नहीं आएगी। जितनी प्रोडक्शन है उतनी करेंसी है, तो इन्फ्लेशन बिल्कुल नहीं आएगी। गड़बड़ उस वक्त होती है जब प्रोडक्शन बहुत हो और करेंसी कम हो, तो चीज़ें सस्ती जाती हैं, या प्रोडक्ट्स कम हो और पैसा कम ज़्यादा हो, इकोनॉमी में नोट अफरात-ए-ज़र हो जाए, तो अफरात-ए-ज़र हो जाएगा। ठीक है ना? तो अगर हम ये तीन चीज़ समझते हैं, तो उसकी बुनियाद को सामने रखते हुए मैंने अपनी इकोनॉमी का सिस्टम डिज़ाइन किया है। वो ये है कि पेपर करेंसी बिल्कुल ख़त्म कर दी जाए और पूरा का पूरा जो करेंसी का निज़ाम है वो इलेक्ट्रॉनिक हो जाए। अच्छा। यानी कि हर शख्स, जैसे पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ है, तो 25 करोड़ को आप हर शख्स के पास एक इलेक्ट्रॉनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, जैसे CNIC नंबर है। अच्छा। लेकिन उसके साथ उसको कार्ड मिलेगा। वो कार्ड दरअसल EIN नंबर नहीं होगा सिर्फ, बल्कि वो उसमें ये होगा कि वो आपके ट्रांजैक्शन कार्ड भी होगा। वही आपका पैसा है, वही करेंसी है आपकी। तो अब सिर्फ जो ट्रांजैक्शन होगी सिर्फ EIN to EIN होगी। हर शख्स के पास एक EIN है, हर कंपनी का एक EIN है। तो अच्छा, ये एक निज़ाम सबसे पहला स्टेप है जो हमें लाना होगा। जब कंप्लीट पेपर मनी ख़त्म हो जाएगा तो करेंसी को आइडेंटिफिकेशन मिल जाएगी। मेरी किताब में बड़ी अहम बात लिखी गई कि लिखा मैंने कि जब करेंसी को आइडेंटिफिकेशन मिल जाएगी तो क्राइम्स ख़त्म हो जाएंगे जो करेंसी से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड है, क्योंकि पता है कि ये पैसा यहाँ से लेके यहाँ तक गया। तो आपको नहीं लगता कि इससे बैंकिंग का निज़ाम जो है वो कमज़ोर हो जाएगा? हाँ, लेकिन मैं उसी पर आ रहा हूँ। बड़ा आप माशाल्लाह बड़ा इंटेलिजेंट सवाल किया आपने। तो अब ये होगा कि हम एक सोशल रेवेन्यू अथॉरिटी बनाएंगे, क्योंकि कैपिटलिस्ट जो हैं वो सिर्फ अपनी ज़ात के लिए सोचते हैं। सरमाया उनके पास है, ठीक है, उनका सरमाया उनके पास रहे, उनको टच नहीं कर रहे। लेकिन हम एक सोशल रेवेन्यू अथॉरिटी बना रहे हैं जो सिर्फ सोसाइटी का सोचेगी, माशरे का सोचेगी। अच्छा, वो सोशल रेवेन्यू अथॉरिटी ये करेगी कि एक तो इलेक्ट्रॉनिक करेंसी लेकर आ जाएगी और फिर वो एक इलेक्ट्रॉनिक रेवेन्यू सिस्टम
नेशनल इलेक्ट्रॉनिक रेवेन्यू डेटाबेस सिस्टम डेवलप करेगी, नर्ड्स। ये क्या है, इसमें सारा EIN मौजूद है और हर EIN से अटैच जो उसकी अपनी बैलेंस अमाउंट वैल्यू मौजूद है, जैसे आपके अकाउंट में 1 लाख पड़ा है वगैरह वगैरह। सर इस पे हम मजीद भी आपसे तफसील जानेंगे। मैं ख्याल है इस वक्त हमें ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, तो हम ब्रेक के बाद आते हैं, फिर मजीद गुफ्तगू करते हैं। लेते हैं एक छोटा सा के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं लाइव शो रोशन पाकिस्तान। मैं हूं राहुल करामत नगर और मेरे साथ मौजूद हैं फ़ायज़ा कामरान साहिबा। गुफ्तगू हो रही थी माशियात के हवाले से, तो मैं चाहूँगा कि वहीं से कंटिन्यू करें। तो मैं ये बता रहा था कि एक जो सोशल रेवेन्यू अथॉरिटी एक इलेक्ट्रॉनिक रेवेन्यू सिस्टम कायम करेगी। ये क्या है, ये एक होगा एक बड़ा सर्वर, कंप्यूटर का बहुत बड़ा सर्वर जिसमें सारे EIN है और सारी ट्रांजैक्शन EIN टू EIN हो रही उसी सर्वर के अंदर। अच्छा, वो सर्वर का हम एक रेवेन्यू लेवल सेट करेंगे। वो ये सेट करेंगे कि पर कैपिटा इनकम हम खुद से सिलेक्ट कर लेंगे। जो भी पर कैपिटा इनकम हम सिलेक्ट करेंगे वो प्राइसेस उसी हिसाब से मार्केट में प्रोडक्ट्स की सेट होते होते एक लेवल पर आके रुक जाएंगी। उसके बाद इन्फ्लेशन नहीं होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो मैं बताने जा रहा हूँ उसमें इन्फ्लेशन बिल्कुल भी तकरीबन नहीं होगी। तो पर कैपिटा इनकम को हम मल्टीप्लाई करेंगे 25 करोड़ की आबादी से। अगर पाकिस्तान है, कोई और मुल्क है तो अपनी आबादी से, वो उसका रेवेन्यू सिस्टम होगा। हम अपनी मर्जी से पर कैपिटा इनकम सेट कर सकते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक रेवेन्यू है, ये वर्चुअल है, फर्जी है। अच्छा, मैं समझता हूँ पाकिस्तान का हम पर कैपिटा इनकम जो है, लेट्स से हम $15,000 सेट कर लेते हैं। 15,000 को मल्टीप्लाई किया हमने 25 करोड़ से, तो ये तकरीबन $3.9 ट्रिलियन की इकॉनमी बन गई। ये इसका रिजर्व लेवल है। अच्छा, इसके दो हिस्से होंगे, एक कहलाएगा सर्कुलर रेवेन्यू और एक होगा रिजर्व रेवेन्यू। सर्कुलर रेवेन्यू वो ये है जो लोगों के पास अभी पैसा है, इंडस्ट्रियलिस्ट के पास पैसा, वो सर्कुलेट हो रहा है इकोनॉमी में, ठीक है ना। वो चूँकि पाकिस्तान का भी $1,500 इसलिए बहुत ही कम होगा। दूसरा है रिजर्व रेवेन्यू। रिजर्व रेवेन्यू दरअसल उसको शो कर रहा है जो कि लोग बेरोजगार बैठे हैं, बेकार बैठे हैं, क्योंकि असल इकोनॉमी जो है, असल जो सरमाया है वो होता है लोग और मशीन्स। कितनी मशीन्स हैं, कितने प्रोडक्ट्स हैं, कितने स्किल्ड मतलब हुनरमंद लोग हैं और कितना जानते हैं और कितनी प्रोडक्ट्स हो रही हैं, कितने प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, तो ये रिजर्व है। अच्छा, अब हम चूँकि मैंने आपको बताया है कि अगर हम प्रोडक्ट्स बढ़ती जा रही हैं और करेंसी का अमाउंट भी बढ़ता जा रहा है, और अगर दोनों लेवल पर है तो इन्फ्लेशन कभी नहीं होगी, बल्कि इकॉनमी बेहतर होगी, लोगों का मेयार ज़िंदगी बेहतर होगा। तो हम ये कर रहे हैं कि हमने देखना है कि पूरे मुल्क को अगले 25 साल में कितनी आबादी होगी, कितनी प्रोडक्ट्स होने चाहिए, कितनी प्रोडक्शन यूनिट्स बनने चाहिए, हर प्रोडक्ट के लिए गाड़ियाँ कितनी चाहिए। हम पहले सेट करेंगे, सोशल रेवेन्यू अथॉरिटी सेट करेगी कि खुशहाल घराना किसको कहते हैं, उसके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। उस हिसाब से हमने देख ली कितनी गाड़ियाँ, कितने मकानात, कितने फर्नीचर्स वगैरह चाहिए, उस हिसाब से कितने यूनिट्स काम कर रहे हैं और कितने यूनिट्स चाहिए, प्रोडक्शन यूनिट्स। अच्छा, ये मेरा जो निज़ाम है सिर्फ प्रोडक्शन के लिए काम करेगा, प्रोडक्शन सेक्टर के लिए। सर्विस सेक्टर को टच करने का मतलब है गड़बड़। तो अब हम क्या करेंगे कि जो जितने एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनके पास पैसा नहीं है, अब सोशल रेवेन्यू अथॉरिटी उस इलेक्ट्रॉनिक रेवेन्यू सिस्टम से वो उनको पैसा देगी, इलेक्ट्रॉनिक पैसा देगी। उन लेट से 5-6 लोग मिलकर एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाते हैं और कहते हैं हम एक ये यूनिट बना सकते हैं, हम इसको चला सकते हैं। उनको उस हिसाब से कि जो ज़रूरत है, मैंने बताया ना कि वो एस्टिमेट करे कि इतने प्रोडक्शन यूनिट चाहिए, उस हिसाब से ज़रूरत है तो वो उनको 90% देगी, कहेगी 10% आप लगाएं, और वो सारा इलेक्ट्रॉनिक होगा। उससे मशीनें, ज़मीन फ्री है, और फिर उससे आपने स्ट्रक्चर बनाया, मशीनें लगाई, खाम माल कहाँ से आएगा, 90% SRA से आएगा, सोशल रेवेन्यू अथॉरिटी देगी, ERS से यानी इलेक्ट्रॉनिक रेवेन्यू सिस्टम से, इलेक्ट्रॉनिक करेंसी में,
और करेंसी में, और फिर वो उसमें इन्वेस्ट होगा, खाम माल भी वो लेके देगी। अच्छा, अब एम्प्लॉय कहाँ से आएंगे? ये सबसे अहम है कि सोशल रेवेन्यू अथॉरिटी एम्प्लॉय की तनख्वाह भी पे करेगी। तो इस तरह कैपिटलिस्ट लोगों को या एंटरप्रेन्योर्स को जो नई सेटअप्स लगाना चाह रहे हैं उनका रिस्क ख़त्म हो गया, क्योंकि वो जो तनख्वाह दे रही है वो एसआरए दे रही है। कहाँ से दे रही है? रिज़र्व रेवेन्यू से दे रही है। अच्छा, प्रोडक्शन यूनिट चलने लगा, प्रोडक्ट्स मार्केट में आ गई, बिक गई। जब बिक गई तो उस कंपनी की EIN से सारी सैलरी माइनस हो गई और रिज़र्व रेवेन्यू में चली गई। जो उन्होंने लोन लिया सेटअप लगाने के लिए, वो सारा का सारा पैसा इंस्टॉलमेंट पे वापस आता जाएगा जैसे जैसे उनकी प्रोडक्ट्स बिकती जाएंगी। प्रोडक्ट्स क्यों बिकेंगी? इसलिए कि सारा मुल्क एम्प्लॉयड है। सारा मुल्क कैसे एम्प्लॉयड है? इसलिए कि सोशल रेवेन्यू अथॉरिटी बाउंड होगी कि अगर कोई शख्स आता है कि मुझे काम चाहिए तो उसको अपॉइंट करे एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल सेटअप में, वरना नए इंडस्ट्रियल सेटअप लगाएंगे नए एंटरप्रेन्योर्स के साथ, नए इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ, और ये सारा रेवेन्यू इलेक्ट्रॉनिक रेवेन्यू से आएगा। अच्छा, अब देखें, एक है ये इतना बड़ा सर्वर है, इसमें ये है क्या कहना चाहिए, सर्कुलर इकोनॉमी, ये है रिज़र्व इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी, रिज़र्व इकोनॉमी से हमने पैसा दिया इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह को, वहाँ इंडस्ट्रीज़ लगी, सर्कुलर इकोनॉमी बढ़ती गई क्योंकि हमने GDP वो सेटअप किया हुआ है पर कैपिटा इनकम इनटू आबादी से, कि ये इतना आपकी इकॉनमी इतनी बड़ी है, कौमी ख़जाना, तो वो होगा RR कम होता जाएगा रिज़र्व रेवेन्यू का, चूँकि वो पैसे इसमें जा रहे हैं सर्कुलर रेवेन्यू में, और ये माशरे की कैपेसिटी के मुताबिक है, तो वो कम होती जाएगी और सर्कुलर इकॉनमी बढ़ती जाएगी। और फिर वहाँ से जब पैसे आते जाएंगे तो सर्कुलर इकॉनमी दोबारा से मतलब सर्कुलर इकॉनमी की जो श्रिंक करेगी और रिज़र्व इकॉनमी बढ़ती जाएगी, फिर यहाँ से पैसे जाएंगे और कंटिन्यूस यहाँ से पैसे जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ प्रोडक्शन सेक्टर को जा रहे हैं। तो प्रोडक्शन सेक्टर बहुत बड़ा हो जाएगा पाकिस्तान में। जब प्रोडक्शन सेक्टर बड़ा होगा तो जाहिर सी बात है कि खुशहाली आएगी। अच्छा, ये जो बीच में लाइन है जो सर्कुलर इकॉनमी और रिज़र्व इकॉनमी के दरमियान चल रही है, ये फ्लक्चुएट होती रहेगी, और जैसे जैसे यहाँ पैसे कम होते जाएंगे, जाहिर सी बात है इन्वेस्टमेंट कम होती जाएगी, और जैसे ही सारे पैसे वापस आना शुरू होंगे दोबारा से ये इन्वेस्ट होंगे, और ये सारा का सारा मैक्सिमम कैपेसिटी पर काम करेगा। यानी ये तय कर लिया हो जाएगा कि जो पर कैपिटा इनकम इनटू आबादी के हिसाब से जो रिज़र्व हमने तय किया इसका लेवल इलेक्ट्रॉनिक रिज़र्व सिस्टम का, वो लेवल को हम मैक्सिमम यूज़ करेंगे और लोगों को तनख्वाहें भी देंगे और इंस्टॉलेशन के लिए उनको यहीं से पैसा आएगा। और चूंकि ये इलेक्ट्रॉनिक है तो और ये कि प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है, तो बेशक अगर उसी हिसाब से जो सर्कुलर इकॉनमी में पैसा भी आता जा रहा है तो लेकिन दोनों का लेवल सेम है, इसलिए इन्फ्लेशन नहीं होगी। इन शॉर्ट आप कहना चाह रहे हैं कि पेपर करेंसी खत्म हो जाएगी, टोटल डिजिटल करेंसी राइज हो जाएगी। अच्छा, सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर हम इसको पाकिस्तान जैसे कंट्री पे अगर राइज करना चाहें तो कितनी सदियां या कितनी दहाइयां या कितने साल लग जाएंगे? नहीं, कोई नहीं लगेगा, इसलिए कि हम 25 साल का सेटअप करके चलेंगे। नादरा ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है, और आप शनाख्ती कार्ड की शुक्र है 25 साल आप एक टारगेट रखते हैं इस सिस्टम को 25 साल में पाकिस्तान एक खुशहाल मुल्क में आ जाएगा अगर ये इलेक्ट्रॉनिक रेवेन्यू सिस्टम बना दिया जाए। ऐसे आपने अपनी बुक का पूरा एक अहाता जो था वो कर लिया है हमारे शो पे, और मजीद इसके बारे में जानने के लिए हमें बुक पढ़नी चाहिए हम सबको। जो बिल्कुल शुक्रिया। बस एक बात और बिल्कुल कि इससे फायदा ये होगा कि बैंकिंग सिस्टम ऐसा नहीं कि हम बैंकर्स खुदा न खास्ता तबाह हो जाएंगे, बैंकर्स का पैसा उनके पास रहेगा, वो उसको प्रोडक्शन सेक्टर में लेके आ जाएंगे। गुड हो गया, बैंकिंग सिस्टम खत्म हो गया, ठीक। अच्छा, गवर्नमेंट का इनकम टैक्स सिस्टम खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि SRA सोशल रेवेन्यू अथॉरिटी जो है वो सर्कुलर इकोनॉमी का 6% गवर्नमेंट को दे देगी। इस हवाले से आपने किसी गवर्नमेंट के इदारे से जो माहिर माशियात हैं या जो हमारी वजारत ख़जाना है उसके किसी ओहदेदार से आपने इस हवाले से गुफ्तगू? हाँ, उसी तरफ मैं जा रहा हूँ। तो एक तो ये कि इनकम टैक्स का निज़ाम जैसा एक्सप्लेन करते हैं, इनकम टैक्स का निज़ाम ख़त्म हो गया। ये डायरेक्ट वो इलेक्ट्रॉनिक रेवेन्यू सिस्टम से वो 6% ले लेगी हुकूमत, रियासत को 6% चाहिए होता है टोटल इकॉनमी का। अच्छा, और फिर क्राइम ख़त्म हो जाएंगे पैसों से रिलेटेड, इसलिए कि करेंसी को आइडेंटिफिकेशन मिल जाएगी। सबसे बड़ी वजह जो क्राइम की है पैसों से रिलेटेड, करेंसी की आइडेंटिफिकेशन नहीं होती, ठीक है ना।
अच्छा जितने भी सरमाएदार हैं उनकी एग्जिस्टिंग अपना बढ़ा सकेंगे, एक्सपेंड कर सकेंगे अपने इंडस्ट्रियल सेटअप को, नए इंडस्ट्रीज में नए लोग भी आएंगे, नए एंटरप्रेन्योर्स भी आएंगे, नए मिलियनर्स बिलियनर्स बनेंगे। और पुलिस, अच्छा चूंकि क्राइम बहुत कम हो जाएगा तो ये जो जस्टिस सिस्टम तो खत्म नहीं हो जाएगा, पुलिस कम हो जाएगी बहुत। अच्छा, जस्टिस सिस्टम का जो है निज़ाम बहुत ही श्रिंक हो जाएगा। गुड। और पुलिस सिस्टम का निज़ाम बहुत ये सब फायदे सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है और मेरी दुआ है कि अल्लाह करे कि ऐसा ही हो और क्राइम बिल्कुल ख़त्म हो जाए। चलते हैं ज़ुबैर आलम साहब के पास, काफ़ी देर से खामोश बैठे हैं और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। अभी बेरोज़गारी की बात हो रही थी और बेरोज़गारों के लिए इनके पास काफ़ी जॉब्स भी हैं और उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। खुश आमदीद नाज़रीन, वक्फे के बाद फिर हाजिर हैं। और जनाब, जैसे कि आपको मालूम है कि रोशन पाकिस्तान की हमेशा से रिवायत रही है कि वो अपने लोकल प्रोडक्ट्स को और लोकल बिज़नेस को हमेशा सपोर्ट करता है। तो आज हमारे पास जो PR पैकेज आया हुआ है वो है ग्लैमजी ब्यूटी प्रोडक्ट्स की जानिब से। ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो हैं वो ख़वातीन की दिलचस्पी का वो ख़ास बाइस होती हैं और अब तो मर्दों की दिलचस्पी भी काफ़ी बढ़ चुकी है ब्यूटी प्रोडक्ट्स के हवाले से। तो ग्लैमजी के पास जो है जनाब वो ब्यूटी के हवाले से तमाम रेंज मौजूद है, जिसमें कि वैक्स हैं, हलावा वैक्स, हैंड ब्राइटनिंग क्रीम है, अर्जेंट फेशियल क्रीम्स हैं, इसके अलावा नेक केयर बंडल्स हैं और सनस्क्रीन है। और फेस के ऊपर तो सभी तवज्जो देते हैं फेस का कलर भी ब्राइट करने के लिए, लेकिन हाथों पे, पैरों पे और नेक पे हमारी तवज्जो कम हो जाती है। तो ग्लैमजी ने जो है वो पूरा कंप्लीट इसके ऊपर काम किया है और हमें कंप्लीट रेंज जो है वो हैंड्स एंड फीट्स क्रीम की सूरत में जो है वो हमें मैसर की है। इसके अलावा इनके जो अंडर आई क्रीम है वो बहुत ज़बरदस्त है, वो तो मैं पर्सनल भी यूज़ कर रही हूँ काफ़ी टाइम से और वो बहुत अच्छी है, उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं और ये इकनॉमिकल भी आपको बहुत फ्रेंडली बजट में मिल जाती है। और ग्लैमजी का जो स्लोगन है वो है हर टच में चमक और हर कदम में ग्लो। मतलब सिर्फ फेस की बात नहीं हो रही है, हाथों की भी बात हो रही है, पैरों की भी बात हो रही है। तो ग्लैमजी का नंबर आपको हमारी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा और इनकी वेबसाइट भी नज़र आ रही होगी, तो आप रब्ता कीजिए और अपने लिए घर बैठे ऑनलाइन ये सारी प्रोडक्ट्स मंगवाइए, यूज़ कीजिए और फिर हमारे प्रोग्राम में अपना फीडबैक ज़रूर ऐड कीजिएगा। और इसके साथ ही चलते हैं ज़ुबैर आलम सिद्दीकी भाई की जानिब और बेरोज़गार नौजवानों के लिए खुशखबरी है, क्या है वो बताएंगे ज़ुबैर भाई। जी ज़ुबैर भाई। करामत भाई, अल्लाह की रहमत से एक सोच है कि यार किसी तरह पाकिस्तान को हम गुर्बत से पाक कर दें और बेरोज़गार लोग जो हैं इनको किसी तरह रोज़गार में लगा दें, मगर तजर्बा बहुत तलख रहा है, बहुत ज़्यादा। तो लोग आपको फ़ोन करेंगे कि यार जैसे वेलफेयर का निज़ाम भी आपको मालूम है जी, काम का निज़ाम भी है, दीगर और लोगों से रब्ता भी है, फ़ोन करते हैं कि यार बेरोज़गार है, कब से भाई 3 महीना हो गया, 4 महीना, 5 महीना, यार घर में राशन नहीं है, घर में बीमारी है, परेशानी है, आज भाई काम कर ले। और काम भी यानी कि हम 10, 15, 20 हज़ार रुपये सैलरी नहीं दे रहे, 50 हज़ार रुपये सैलरी पे लोगों को रख रहे हैं। पहले भी मैंने आपको प्रोग्राम में बोला था कि कराची में जितने बेरोज़गार लोग हैं सब आ जाएं। वाह वाह वाह, सब आ जाएं, यानी कि हमारे पास कोई ये नहीं है कि टारगेट नहीं कि 50 लोगों के बाद हम नहीं रखेंगे। तमाम बेरोज़गार नौजवानों के लिए खुशखबरी है कि वो रब्ता करें ज़ुबैर भाई से। ज़ुबैर भाई का नंबर स्क्रीन पे जगमगा रहा है जी। तो मेरी अपनी सोच है कम से कम 500 लोगों को तो हम रोज़गार में लगा दें, क्योंकि बहुत सारी कंपनी बंद हो गई है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास NIC इशू है। तो इसकी कुछ शराइत भी है? कोई शराइत नहीं है, वो एक शर्त है कि मोटरसाइकिल उनके पास होना चाहिए, उनके पास अपनी मोटरसाइकिल। सेल मैनिंग का काम है, सेल करेंगे वो दुकानों पे जाके, तो पैदल तो चल जाने फिक्स सैलरी पे वो तो नहीं, इतना बेचेंगे तो आपको 50,000 मिलेंगे, वरना नहीं। टारगेट है हमारा, टारगेट पे ही 50,000 सैलरी है। और जैसे आमतौर पे सेलमैन की सैलरी होती है 25,000, ठीक है, 7,800 फ्यूल का होता है, ठीक है, 2,000 हम देते हैं मेंटेनेंस, मोटरसाइकिल मेंटेनेंस, 1,000 रुपया अपने नेट पैकेज के लिए, तो ये सब मिलाकर 48,000 बनता है। यानी कि आमतौर पे जो दीगर कंपनी के लोग दे रहे हैं, कंपनी वाले अपने सेलमैन को देते हैं, हमने बोला यार डायरेक्ट 50,000 की पैकेज की बात करें, हम बोलेंगे यार 25,000 सैलरी है, फिर वो ये है अलाउंस है, दीगर चीज़ें, लोग इस पर कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसे लोग हैं जिनको समझ में भी नहीं आता है, उनको हम सिर्फ सिंपल बता दें यार 50,000 सैलरी है, फ्यूल भी आपका है, खाना भी आपका है,
बाइक भी आपकी। इससे अच्छा पैकेज आपको और इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलेगा भाई कराची कराची के लोग आ वालों? जाएं, पूरे कराची के लोग आ जाएं। अच्छा, कराची में पूरे पाकिस्तान के लोग मौजूद हैं, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ कराची के एनआईसी के ऊपर हम काम दे रहे हैं। यानी पाकिस्तान किसी भी शहर से उसका ताल्लुक हो, वो कराची में आकर जॉब कर सकता है। वो कराची में आकर जॉब कर सकता है। अच्छा, ये तो जो आपने अपॉर्चुनिटी बताई है ये मर्द हजरात के लिए है, कोई खवातीन के लिए भी ऐसी अपॉर्चुनिटी है? देखिए फिलहाल तो नहीं है तो ऐसा। आप इस पे भी तवज्जो हाँ, दें, क्योंकि हमारी बहुत सारी बहनें हैं जो घर बैठे काम करती हैं, ऑनलाइन देखिए बिजनेस उसके लिए करती तो हैं। उसके लिए मेरा अपना वेलफेयर का निज़ाम है, वोकेशनल सेंटर हमने बनाया हुआ है, तो जिसमें हम कढ़ाई सिलाई और दीगर अच्छा। ब्यूटिशियन कोर्स वगैरह करवा रहे हैं। सही। तो उसमें जो अगर कोई ऐसी है लेडीज जो काम सीखना चाहती हैं तो वो आके हमारे पास सीखें, उसके बाद काम सीख लेंगी तो उनको अगर कोई काम चाहिए होगा तो घर पे बैठ के वो जो काम करना चाहती हैं हम अपने वेलफेयर के जरिए उनको करवा देंगे। जबरदस्त। वेलफेयर के जरिए करवा देंगे। ये इसमें यानी कि ये नहीं होगा जैसे हमारे ये सेलमैन जो है वो हमारा सामान बेच रहा है ना, तो उसको हम पे कर रहे हैं। हम वेलफेयर के जरिए उनको एक वन टाइम में करवा देंगे, उसके बाद वो समझे उनका काम समझे। क्या बात है। जबरदस्त। ऐसी अपॉर्चुनिटीज तो भाई बहुत मुश्किल से और किस्मत वालों को मिलती हैं, तो फौरी तौर पे जुबैर साहब से रब्ता करें। ऐसा ही। और नाज़रीन को बताता चलूं कि उम्रे का काम भी है, उम्रा ट्रेवल का काम भी है अजवर ट्रेवल के नाम से। तो जो उम्रे की मुश्किलात आई थी मुहर्रम के बाद, वो अभी सॉल्व हो गई हैं या अभी भी कुछ मुश्किलात है सिस्टम करामत में? भाई अल्लाह की रहमत से तकरीबन मसला हल हो गया था, मगर अभी आने से पहले जब मैं यहाँ आ रहा था तो फिर एक फ़ोन आया है कि जो छोटी आईडीज थी ना वीज़े की, सब आज शायद बंद कर दिया गया। बंद कर आज ओहो। अभी यानी कि 1 घंटे पहले ये मुझे मालूम है, तो अभी ये कंफर्म नहीं है। ये कंफर्म अब मैं जाऊँगा तो अपने लोगों से रब्ता करूँगा जिनसे मैं वीज़ा लेता हूँ वहाँ से। बायोमेट्रिक की शर्त अभी भी मौजूद है? बायोमेट्रिक की शर्त नहीं है, बायोमेट्रिक इसलिए करवा लेना चाहिए, मैं खुद करवा लेता हूँ, जिसका भी वीज़ा अप्लाई करता हूँ पहले करवा लेता हूँ। सेंड टू एम्बेसी अगर हो गया खुदा ना खास्ता तो फिर लाजमी चाहिए जी होगा। जी जी, तो इसलिए मैं सब करवा लेता हूँ गुड, अच्छा वीज़ा अप्लाई करने से पहले। गुड, अच्छा करते हैं। ठीक, कोई देखने वाले नाज़रीन को पैगाम देना चाहेंगे? देखिए पैगाम यही है कि तमाम मर्द हजरात के लिए कि जो बेरोज़गारी का रोना रो रहे हैं वो आ जाएं, हम उनको जॉब देंगे। अल्लाह ना करे वो हम पहले महीने में टारगेट पूरा नहीं भी करते ना, हम सैलरी 50,000 पूरा दे देंगे। वाह वाह वाह, क्या बात, ये तो बहुत बड़ी बात है। हमारे टारगेट पे वो पूरा नहीं आएंगे ना पहले महीने में। मैंने अपने जो हमारे सेल मैनेजर हैं, जनरल मैनेजर, सबको मैंने कहा हुआ है कि यार आप अगर ये टारगेट पूरा नहीं करता ना लड़का पहले महीने में, उसको सैलरी आप दे दो। जो हमारा प्रॉफिट है ना वो प्रॉफिट नहीं रखो, हम जीरो पे हों, यानी ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो। क्या बात। आप हमारे प्रॉफिट में से उसको सैलरी 50,000 पूरा दो। जबरदस्त। लेकिन देते हुए उसको बता दो कि यार ये इस महीने के लिए, अगले महीने अगर आप टारगेट पे नहीं आते हो तो हम आपके सैलरी में से पैसा काटेंगे। ठीक, गुड हो गया। रेहान भाई आपकी जानिब आता हूँ, बात हो रही थी दौरान वक्फा के हमारे मुआशरे में तलाक के जो बढ़ते हुए केसेस हैं इसकी वजूहात पे, तो आप क्या समझते हैं, क्या इनकी वजूहात हैं? बहुत अच्छा सवाल किया है रमन भाई आपने। असल में बेसिक जो वजह है वो तरबियत है। जब हमारी वालदाएँ या आपकी वालदाएँ जो उम्र में थी तो उस टाइम तलाक का रेशो नहीं था, कॉन्सेप्ट भी नहीं था कोई, इसलिए कि लोग हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारते थे। इसकी बेस वजह ये थी कि जो आजकल की लड़कियां हैं वो छोटी सी बात भी बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। ना तो वो एक्स्ट्रा खाना पकाने के मूड में, ना वो एक्स्ट्रा काम करने के मूड में। पहले की औरतें और पहले के बुजुर्ग ऐसे थे कि पूरे पूरे भरे घरों में काम करते थे, भरे घरों के खाने पका लेते थे, मगर कोई चेहरे पे एक लकीर भी नहीं आती थी। ठीक है, मगर अभी की जो लड़कियां, असल में अभी तो बच्चे भी ऐसे पैदा हो रहे हैं ना कि वो मोबाइल से पैदा हो रहे हैं। मतलब वो मोबाइल खेलते हुए पैदा हो रहे हैं, माँ भी मोबाइल से खेलते हुए बच्चे पैदा मैं कहता हूँ मोबाइल ज़्यादा कौम है। तो वो वजह ये है, मतलब पहले की जो लेडीज थी वो नमाजें भी पढ़ती थी माशाल्लाह और घर के तमाम काम करती थी। अभी तो इस टाइम ऐसा है कि अगर किसी बहन की प्रेगनेंसी 3 महीने की हो गई तो वो काम करना भी छोड़ देती है, कहती है नहीं काम नहीं करूंगी, मैं घर में बैठूंगी, मेरा ये मसला। मगर पहले ऐसा नहीं होता था। आप लास्ट मोमेंट तक काम करें, डॉक्टर भी यही कहते हैं कि लास्ट महीने तक काम करें। डॉक्टर यहाँ पे मौजूद है, डॉक्टर से ही पूछ ले। डॉक्टर साहब क्या कहते हैं इस हवाले से? प्रेगनेंसी के हवाले से देखें बहुत सारी बातें हो सकती है, लेकिन जो इन्होंने बात शुरू में की ना, भाई ने बहुत अच्छी बात की। देखिए अब माशरे की अकदार चेंज हो गई हैं। हमारा भी उस दौर से ताल्लुक है, जैसे इन्होंने कहा कि आप 15 बंदों का घर है या 10 बंदों का, 7 बंदों का, तो लेडीज माथे पे शिकन नहीं लेकर आती थी और पूरे घर खुशी खुशी पकाती थी अपना घर समझ के। बिल्कुल ऐसा। अब आजकल की जो फीमेल्स हैं उसमें हम स्पेसिफिक नहीं कह सकते, लेकिन एक जनरल ये बात हो गई कि मैं सिर्फ अपना काम करूं।
मैं सिर्फ अपने मियाँ का खाना बनाऊंगी, मैं अपने बच्चे का बनाऊंगी, ये सेल्फिशनेस हमारे माशरे में बहुत आ गई है। और उसमें सबसे बड़ी इशू ये मोबाइल बीच में मोबाइल है, क्योंकि वो मेन टू एंड की रिपोर्ट उनकी अपने माँ बाप की तरफ जाती है, वहाँ से इंस्ट्रक्शंस आ रही होती है, फिर वो कोई भी मसला रुकता नहीं है। उनकी माँ ने ऐसी जिंदगी नहीं गुजारी होती। जी जी बिल्कुल, उन्होंने काफी सेक्रीफाइस वाली जिंदगी, फिर क्यों आप लोग अपने बच्चों को इस तरह की तालीमात देते हैं, समझ में नहीं आता। अच्छा, तलाक का जो रेशियो है ना वो बढ़ा हुआ इसी वजह से, औरतों की वजह से। अच्छा, मर्द हजरात तो बहुत जगह पे कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, इसलिए कि उन्हें बच्चे हो गए। अब अभी इस टाइम पे जो रेशियो है ना वो बच्चों के बाद भी नजर आ रहा है। 2 बच्चे हो गए, किसी के 3 बच्चे, तलाक हो रही है। भाई बच्चे हो जाने के बाद तलाक का कोई क्या कॉन्सेप्ट है भाई? मगर अभी हो रहा है, क्यों हो रहा है कि उसे जरा सी बात भी बर्दाश्त नहीं। अच्छा, मर्दों के हवाले से जुबैर भाई की राय ले लेते हैं, क्योंकि दौरान वक्फा जुबैर भाई की राय ये थी कि सारा कसूर मर्दों का होता है तलाक में। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? देखिए करामत भाई, मसला ये है ना कि मेरी अपनी सोच है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी को तकरीबन 15 साल हो गया है माशाल्लाह, और 4 बच्चे भी हैं मेरे माशाल्लाह। मैं ये बोलता हूँ कि मर्द की गलती 99% है। 99% मर्द की गलती है। अगर मर्द सही हो ना तो उसका सारे खवातीन के वोट तो आपने अपनी साइड कर लिए। देखने वाली नाज़रीन सारी दुआएं सारी आपने समेट ली। बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ वो मैं बता रहा हूँ वजह क्या है। भाभी को बता कर रहे थे प्रोग्राम में जा रहे? जी बिल्कुल देख पता रही है। होंगी, लाइव देख रही होंगी। देखें मैं बता रहा हूँ तकरीबन 15 साल हो गए, 4 बच्चे हैं मेरे माशाल्लाह से, 3 बेटी 1 बेटा माशाल्लाह। आज भी मेरे घर में ये निज़ाम है कि मेरी वालदा का मेरी बीवी भी पाँव चूमती है, मेरे बच्चे भी पाँव चूमते हैं। माशाल्लाह, सही। वो मर्द की गलती कहाँ है, मैं ये बता रहा हूँ कि मैं खुद एक मर्द हूँ ना। अगर आप अपने घर में माहौल सही रखेंगे आपकी बीवी सही रहेगी। हाँ, ये बिल्कुल आप अपने घर में टाइम नहीं देंगे तो बीवी, जब लाइव प्रोग्राम में बोला, बीवी किसी और से टाइम लेगी। जब किसी और की तरफ इंगेज होगी ना तो वो तलाक। लेकिन ये गलती तो फिर औरत की हो गई ना। नहीं, आप टाइम नहीं दे रहे ना अपनी बीवी को, तो मर्द तो बाहर जाएगा ना, काम करेगा। मर्द तो काम करने के लिए बना है ना। ये तो आप लाइसेंस दे देंगे सारी खवातीन को कि वो बोलेंगे मर्द जॉब पे गया हुआ है, मुझे टाइम नहीं दे रहा, तो मैं किसी और के साथ लग जाता हूं। सहाबा-ए-किराम तबलीग पे जाया करते थे, 3-3 महीनों के चिल्ले कराया करते थे। बिल्कुल ऐसा मतलब सहाबा-ए-किराम भी तबलीग पे जाते थे और सहाबा-ए-किराम से तलाक भी साबित है। सहाबा-ए-किराम ने भी तलाक दी है। ठीक है, जो तलाक का मसला चल रहा है तो सहाबा-ए-किराम से। मिसाल के तौर पे मैं जा रहा हूँ उम्रे पे 20 दिन के लिए, अब तो मैं बीवी को टाइम नहीं दे रहा। 20 दिन इशू नहीं बनता है। अच्छा, महीना इशू नहीं है, 2 महीना इशू नहीं है, मतलब रेगुलर। आप किसी और जगह इंगेज होगे तो आपकी बीवी भी कहीं और इंगेज होगी। जब वो तो मकाफात अमल होगी। देखिए आपके सर में दर्द है ना, बीवी क्या है, मांग में बीवी को समझे बंदा कि बीवी क्या है। बीवी सर ये तो ऐसा बड़ा सवाल कर दिया, बीवी को समझना तो आज तक पॉसिबल ही नहीं हो सका। बिल्कुल ऐसा नहीं है। बीवी आपकी नान भाई है, बीवी आपकी धोबन है, बीवी आपकी चौकीदार है, बीवी आपके घर की रखवाली करने वाली है, आपके बच्चों की रखवाली आया है। सही। बीवी के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है। तो जो बीवी आपके घर के, आपके जॉब में जाने के बाद आपके घर का इतना काम कर रही है ना, आपकी वालदा का ख्याल है, आपके जैसे बता रहे थे कि भाई ख्याल नहीं करती है लड़कियां अब की, पहले माशाल्लाह करती थी, सबका काम करती थी। अच्छा, इसमें अगर शरई मसला दिखे ना तो सबके काम करने की पाबंद भी नहीं है लड़की। बिल्कुल, जो बीवी आपकी है वो आपके माँ बाप के, आपके भाई बहन की काम करने की पाबंद। आधा मिनट रह गया। सही, पाबंद नहीं है। अब जो है लड़की जो है, जो बीवी आपकी है, अगर आपके सर में दर्द होता है तो वो दबाती है। ठीक है, गुफ्तगू को समेटते हैं। जी जी जी। जब उसके सर में दर्द होगा कौन दबाएगा? आप बोलोगे मैं नौकर हूँ तो लाजमी बात वो किसी और सर दबाएगी। वो गलत बात है। जल्दी से जी। मैं समझता हूँ कि दुनिया के किसी मजहब ने औरत को तलाक की इजाज़त नहीं दी। उसकी वजह, सबसे पहली वजह यह है कि पहली दफ़ा औरत को तलाक लेने की इजाज़त मिली यूरोप में और अमेरिका में, और 15% वहाँ तलाक का रेशो था, 75% पे चला गया। 75% यानी हर 6 में से 1 मर्द तलाक देता है, 5 औरतें खुद लेती हैं तलाक। इसलिए दुनिया के किसी मजहब में औरत को तलाक, ठीक समझ में आ गई, औरत को इख्तियार मिला तो वहाँ रेशो बढ़ गया। हाँ। जल्दी से चंद सेकंड। ये सिंपल सी बात है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। शादी एक सोशल एग्रीमेंट होता है, मजहब बीच में नहीं आना चाहिए। शरीयत लेकर आएंगे आप तो फिर तो बहुत सारे एक सोशल एग्रीमेंट है जिसमें मियाँ बीवी दोनों मिलकर अपनी लाइफ गुजारते हैं और उसको अच्छे तरीके से। बहुत खूबसूरत पैगाम, और इसी के साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे फायजा कामरान को इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।